पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन स्पीशीज़ में कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे वो इवॉल्व होता है एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में, कैसे कन्वर्जन आता है, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं और एवोल्यूशन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, so evolution is the sequence of gradual changes which take place in the primitive organisms। ठीक है, प्रिमिटिव जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही एक चेंज के बाद दूसरा चेंज होता है, तो एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न बन जाता है चेंजेस का, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होते हैं। कहने का मतलब है इन्हें होने के लिए, चेंजेस होने के लिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं ये चेंजेस, और एक बहुत लंबा समय जब हो जाता है तो ये चेंजेस धीरे धीरे करके एक बड़े चेंज में तब्दील हो जाते हैं या बदल जाते हैं। कहने का ये मतलब होता है कि जब कोई स्पीशीज़ कुछ चेंजेस शो करती है और धीरे धीरे वो चेंजेस दूसरे चेंजेस में परिवर्तित होते चले जाते हैं, और इस तरीके से एक इतना बहुत लंबे समय तक जब हम उनको देखते हैं या स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिमिलैरिटीज़ जो पहले थी वो तो सिमिलैरिटी अब डिफरेंट हो चुकी हैं और डिफरेंट चेंजेस में बदल गए हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो डिसिमिलैरिटीज़ में बदल गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एवोल्यूशन का पैटर्न बन जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस एक डिफरेंट तरीके की स्पीशीज़ को जन्म दे देते हैं, और इसी को हम एक न्यू स्पीशीज़ का इवॉल्व होना कहते हैं, और इसी फिनोमेना को हम एवोल्यूशन कहते हैं। सो वंस अगेन आई शुड रिपीट, द एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस which take place in the primitive organism। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में इस तरीके के चेंजेस होते हैं। ओके, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, लगातार चेंजेस होते हैं, बट स्टडी तो होते ही हैं, बट धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ठीक है, सडनली चेंजेस नहीं होते। सडनली अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट में, तो हम वो इवोल्यूशन नहीं कहते, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो मिलियंस, इन चेंजेस को होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। कोई एक दिन में या 2 दिन में, मैंने मंथ्स में या फिर 100 ईयर्स में, इस तरीके का कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता। ये जो चेंजेस हैं बहुत ही ग्रेजुअल हैं। ग्रेजुअल मीन्स होते हैं कंटिन्यूस और स्टेडीनेस, है ना, एंड विच टेक प्लेस लॉन्ग टाइम टू मेक द चेंजेस हैपन। ओके, तो इस तरीके से एवोल्यूशन का पैटर्न होता है, एवोल्यूशन होता है। ओके, डिफरेंट स्पीशीज में the more changes or characteristics which are seen as a variations, the more relatives or the species are related to the relatives। okay, जितनी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं उतनी ही ज़्यादा रूप से स्पीशीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ओके, और उतनी ही ज़्यादा वो इवॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, पुराने अपने प्रिमिटिव फोर फादर से, या फिर हम कहें तो अपने प्रिमिटिव एंसेस्टर से। ठीक है, और जो स्पीशीज़ जितनी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ये सिमिलैरिटी शो करती है, रिजेम्बलेंसेस को शो करती है, वो उतने ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है वो उसके उतने ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं
अगर स्पीशीज़ में दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ में रिजेम्बलेंस होता है या सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं तब, ओके। तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन में जो स्पीशीज़ ज़्यादा आपस में रिजेंबल करती हैं, ज़्यादा को रिलेटेड दिखाई देती हैं, और ये को रिलेशन या फिर ज़्यादा रिजेंबलेंस तभी होता है जब उनके कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती हैं। और जितनी कम सिमिलैरिटीज़ या ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो स्पीशीज़ ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, वो उनसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये एवोल्यूशन क्या ह्यूमन बींग्स में ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी ही जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी इवॉल्व होते हैं, वो सभी एवोल्यूशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं या एवोल्यूशन को शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि स्पीशीज़ किसी समय में सब एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुई हैं और एक ही एंसेस्टर्स में डिफरेंट चेंजेस या डिफरेंट उनके प्रोजेनी में डिफरेंट चेंजेस आते गए और इस तरीके से डिफरेंट तरीके के ब्रांचेस ऑफ स्पीशीज डेवलप होते चले गए और इस तरीके से इवोल्यूशन को जन्म दिया डिफरेंट स्पीशीज के द्वारा, ओके। तो स्टूडेंट्स, नाउ हाउ कैन बी स्टडी द एवोल्यूशन? इस एवोल्यूशन के पैटर्न को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम इस एवोल्यूशन पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं या एवोल्यूशन को हम जान सकते हैं। ऐसे क्या 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 जो हेल्पफुल फैक्टर्स हो सकते हैं, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस इन आर स्टडीज़ ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जैसे कि जिनकी हेल्प से हम एवोल्यूशन को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी करें तो हम ये एवोल्यूशन के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं या जान सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पर या फिर हम ओरिजिन के बेसिस पर हम उनको सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस के आधार पर उनको स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम एवोल्यूशन के पैटर्न को शो कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि एवोल्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है या प्रमोट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ओके। तो होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी से हमें ये एवोल्यूशन पैटर्न को पता चल सकता है या हम स्टडी कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट द एनालॉगस ऑर्गन्स आल्सो इन डिफरेंट स्पीशीज, okay. Then afterwards we have another evidences also like vestigial organs, okay. Then fossil fuels, okay. So students, about these patterns of evolution we have already studied, like analogous organs studies have shown the different patterns of evolution. Then we have studied the analogous or homologous organs and then vestigial organs. Now today we are going to study about the fossil fuels, fossils, how these fossils are helping to study the evolution. ये fossils किस तरीके से evolution के पैटर्न को या एवोल्यूशन को स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं, या हम फॉसिल्स के बेसिस पर ऐसे क्या एविडेंसेस को स्टडी कर सकते हैं जिससे हम एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं या जान सकते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स एक्चुअली दे आर द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड एनिमल्स और प्लांट्स की रिमेन्स, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। एंड दे आर प्रिजर्व्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिटवीन द रॉक्स के बीच में या फिर सॉइल के अंदर सरफेस, अर्थ की सरफेस में ये बरीड हो जाते हैं और ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स वो सुरक्षित रहते हैं
कुछ रेमनेंट्स के रूप में, कुछ अवशेषों के रूप में सॉइल के बीच में या सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बचे हुए अवशेषों के रूप में रह जाते हैं, और हम उनको किस समय में वो जीवित रहे थे एक एस्टिमेटेड टाइम या एस्टिमेटेड पीरियड हम निकाल सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ different methods to study the age of these fossils. इन fossils की स्टडी हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करने से कर सकते हैं. जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉमन मेथड है आज के समय में कार्बन डेटिंग मेथड. ओके, कार्बन डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि कार्बोनिक मटेरियल से बना होता है या कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी या हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन कंटेंट पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है. उसको डिग्रेड होने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है. तो जितने समय में वो डिग्रेड होता है उसके आधार पर हम कार्बन कंटेंट का एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं और उसके बेस पर हम उसकी एज को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये एक फॉसिल का जो एस्टिमेटेड टाइम निकल के आ जाता है, जिसके बेस पर हम एक एस्टिमेटेड टाइम निकाल सकते हैं कि वो फॉसिल किस समय में जन्म उसने लिया होगा. ठीक है, ये जीवित रहा होगा. ठीक है, फॉसिल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ये फॉसिल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू द अर्थ. अर्थ को डिग करने पर या अर्थ की सरफेस को डिग करने पर उसके अंदर हमें ये फॉसिल्स मिलते हैं. ये फॉसिल्स कैसे होते हैं? एक्चुअली ये फॉसिल्स बनते कैसे हैं? ये फॉसिल्स सॉइल के बीच में जब कोई एनिमल आफ्टर द डेथ वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बरीड हो जाता है, और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स या हंड्रेड्स या मैनी ईयर्स आफ्टर कुछ उसके जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि मसल्स हैं, ओके, वो मसल्स डिग्रेड हो जाती हैं और कुछ ऐसे पदार्थ रह जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस रह जाते हैं विच आर नॉट इजी टू डिग्रेड, और वो लंबे समय तक वैसे ही बने कुछ डिफरेंट फॉर्म में या फिर ऐसी फॉर्म में जो कि अवशेष के रूप में रह जाते. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि कैसे फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे ये फॉसिल्स हमें स्टडी करा सकते हैं इवोल्यूशन की या इवोल्यूशन पैटर्न्स को समझने में, कैसे ये हमारी हेल्प कर सकते हैं. आपने देखा कि ये फॉसिल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ की सरफेस में दबे हुए रह जाते हैं. ओके, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट लिविंग बींग्स के, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के. ठीक है, जो कि सालों तक अर्थ की सरफेस में दबे रह जाते हैं और प्रिजर्व्ड रहते हैं, या उनके जो अवशेष हैं वो उनके सॉइल में या रॉक्स के बीच में एक जगह बनाकर रहते हैं या रह जाते हैं और इम्प्रेशंस को या फिर मार्क्स को छोड़ देते हैं, जो कि हमें स्टडी करने में सहायक होते हैं, एवोल्यूशन को जानने में सहायक होते हैं. ओके, नाउ ये एवोल्यूशन पैटर्न को जानने के लिए इनके अलावा भी बहुत सारे और भी एविडेंसेस थे, जैसे कि डिफरेंट थियरीज भी हमारे सामने आई हैं एवोल्यूशन को जानने के लिए या समझने के लिए, जैसे कि डार्विन की थियरी है या फिर लैमार्क की थियरी है. ओके, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या ओरिजिन कैसे हुआ था, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट भी है.
ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिनके बेसिस पर हमें एवोल्यूशन को या एवोल्यूशन के पैटर्न को जानने में हेल्प मिली, या हमने जान सके हैं या और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, या डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कैसे उनमें आपस में रिलेशनशिप है, या उनके सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ को देखकर हम उनको क्लोजली अरेंज कर सकते हैं, या डिफरेंटली उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर देते हैं, जिससे हमें एक एवोल्यूशन पता चलता है कि स्पीशीज़ किस डायरेक्शन में इवॉल्व हुई हैं। ठीक है। नाउ डार्विन्स की थ्योरी क्या कहती है ये एवोल्यूशन के बारे में? विद इन एनी पॉपुलेशन देर इज ए नेचुरल वेरिएशन। किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशन होता है। ओके। और ये वेरिएशन के आधार पर ही धीरे धीरे कुछ इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं जो कि आफ्टर लॉन्ग टाइम दे कंप्लीटली बिकम डिफरेंट ट्रेट्स। और इस तरीके से वेरिएशन जो पर्टिकुलर ट्रेट में धीरे धीरे आ जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि वो ट्रेट कंप्लीटली चेंज हो जाता है और डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। तो एक ट्रेट दूसरे ट्रेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक लंबे समय के दौरान। और वो डिफरेंट ट्रेट इस तरीके से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करता है और वो एक नई स्पीशीज़ को जन्म देता है। इस तरीके से एक एवोल्यूशन पैटर्न को शो करता है। ठीक है। एंड सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस देन अदर्स। अब देखते हैं कि कुछ इस तरीके की ये जो वेरिएशंस है वो सारे के सारे फेवरेबल नहीं होते हैं, कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं। और जो फेवरेबल चेंजेस होते हैं उनके बेसिस पर स्पीशीज़ या फिर इंडिविजुअल अपने आप को ऐसे एडवर्स कंडीशन में, जो कि एनवायरनमेंट की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनमें कि सरवाइव करना कठिन हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर वो अपने आप को अकोमोडेट कर लेता है या चेंजेस के अकॉर्डिंग सरवाइव करने में सक्षम हो जाता है या अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है या चेंजेस ला देता है अपनी बॉडीज़ में या ऑर्गन्स में, तो वो इजीली सरवाइव कर जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इन चेंजेस को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं या वेरिएशंस को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, ओके, जो नेचर में होते हैं वो नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और उनका नामो निशान ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो वो आज भी कुछ निशानों के रूप में या मार्क्स के रूप में, फॉसिल के रूप में रह जाते हैं। ओके। देर इज these are due to the struggle between the members of same species, okay, and different species for the food, space and mate। और ये जो चेंजेस हैं वो किन की वजह से होते हैं? ये हो सकता है ये चेंजेस स्ट्रगल की वजह से भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं ये नेचुरल सेलेक्शन जो है वो स्पीशीज़ के और मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स के बीच में या इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, विद इन द स्पीशीज़ या फिर इंट्रा स्पीशीज़ या फिर इंटर स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बीच में या फिर स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट मेंबर्स के बीच में भी एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है फॉर गेटिंग द सेम रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है, जैसे कि फूड के लिए या स्पेस के लिए या फिर मेटिंग के लिए। तो ये एक यू नो एक एवोल्यूशन को या फिर वेरिएशंस को जन्म देता है। ओके। जिसकी वजह से स्पीशीज इवॉल्व हो जाती हैं। Even though all species produce large number of offsprings, population remain fairly constant naturally। ठीक है। आपको मालूम है कि स्पीशीज जो हैं, ओके, दे आर एबल टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स।
बहुत सारे ऑफस्प्रिंग से ये अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी स्पीशीज़ का नंबर कांस्टेंट बना रहता है। वो क्यों बना रहता है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, नेचुरल कंडीशंस इस तरीके की होती हैं कि एक तरफ तो नंबर इंक्रीज होता है और दूसरी साइड में नंबर को कांस्टेंट बनाने के लिए कुछ ऐसी नेचुरल पावर्स या फिर नेचुरल यू नो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर या स्पीशीज़ का नंबर कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, नाउ द स्ट्रगल, अब जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होती है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स को फिट बनाती हैं या फिर सेलेक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म इन कॉम्पिटिशन्स या एडेप्टेशंस को अकोमोडेट कर लेता है या फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द एडवर्स कंडीशंस, ये एडवर्स कंडीशंस में अगर फिट हो बैठता है तो ऐसा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है। ठीक है, सो द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशंस एस्टिमेट द अनफिट इंडिविजुअल्स। ठीक है, एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो ऐसी पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अनफिट होते हैं, ठीक है, उनको नेचर एलिमिनेट कर देता है, उनके लिए सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाता है। द फिट इंडिविजुअल्स possessing द फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और जो फिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो वेरिएशंस हैं वो फेवरेबल होते हैं, क्योंकि वो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने आप को फिट कर लेते हैं या फिर सरवाइव करने में सक्षम हो जाते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उन कंडीशंस को, तो वो सरवाइव कर जाते हैं और दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हुए अपनी प्रोजनी को बढ़ाते चले जाते हैं। और ईयर आफ्टर ईयर जब प्रोजनी बढ़ती है तो इस तरीके से उनमें डिफरेंट चेंजेस आते चले जाते हैं ड्यू टू द कोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कोर्स के दौरान वो चेंजेस आते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन नेचर। ओके, नेचर में डिफरेंट चेंजेस आने की वजह से उनमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं या आते रहते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ का जन्म होता रहता है, और इस तरीके से डिफरेंट एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, स्पीशीज़ इवॉल्व करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, और इस तरीके से ये जो पैटर्न है इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो कि नेचर सेलेक्ट करता है जो स्पीशीज़ फिट है, जो सर्वाइवल के अकॉर्डिंग है, जो एडॉप्ट कर सकती है ऐसे डिफरेंट चेंजेस में अपने अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो फिट रह जाती है और फिट रहते हुए वो सर्वाइव कर जाती हैं एंड इट बिकम्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, नाउ दीज वेरिएशंस when accumulated over long period of time and they lead to the origin of new species। और ये जो वेरिएशंस होते हैं जो ईयर आफ्टर ईयर या जनरेशन आफ्टर जनरेशन धीरे धीरे जो वेरिएशंस होते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके स्पीशीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। स्पीशीज़ में एक्यूमुलेट होने का मतलब है कि धीरे धीरे वो चेंजेस स्पीशीज़ में दिखाई देने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो वेरिएशंस हैं ट्रेट्स में, वो ट्रेट्स ही पूरी तरीके से धीरे धीरे चेंज हो जाता है, या फिर अल्टीमेटली उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कम्प्लीटली चेंजेस आ जाते हैं और स्पीशीज़ नए तरीके से या फिर न्यू स्पीशीज़ या फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाली स्पीशीज़ जन्म लेती हैं, और इस तरीके से वो न्यू स्पीशीज़ का जन्म हो जाता है और न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो जाती हैं या इवॉल्व हो जाती हैं।
इस तरीके से ये भी एक एवोल्यूशन को दर्शाता है। Now, the natural selection is the process of evolution of a species whereby characteristics which help individual organisms to survive and reproduce. ओके, तो ये इस तरीके के एवोल्यूशन में स्पीशीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिविजुअल को या डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, जो कि एवोल्यूशन के दौरान उसने गेन की है नेचुरल सिलेक्शन के समय। ओके, तो नेचुरली उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लिया जिससे कि अब उसे लाइफ को सरवाइव करने में या प्रोलॉन्ग करने में आसानी हो जाती है और अपने स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस करता है या फिर अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है और अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डू नॉट हेल्प आर नॉट पास्ड ऑन। और इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट बीइंग पास्ड ऑन, जो पास्ड ऑन नहीं हो पाते हैं, वो स्पीशीज़ ही एलिमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि जब स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाती हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, दो डार्विन्स थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अब ये जो डार्विन की थ्योरी थी ये लोग ने वाइडली एक्सेप्ट की, बट इनकी जो थ्योरी है उनके थ्योरी को कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म भी मिले थे जो कि लोग उनकी थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाई या इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ द वेरिएशंस अराइज या हाउ द वेरिएशंस अरोज। ठीक है, वेरिएशंस कैसे अराइज होते हैं या कैसे वेरिएशंस हुए हैं पहले स्पीशीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न को वो एक्सप्लेन करने में असक्षम थे, वो नहीं बता पाए कि वेरिएशंस कैसे होते हैं। ठीक है, या उनके क्या कारण हैं, वेरिएशंस होने के क्या कारण होते हैं। नाउ उसका मैकेनिज्म वो समझाने में असमर्थ थे। ठीक है, ना उन्होंने इतना तो बता दिया था कि वो नेचर के द्वारा होते हैं वेरिएशंस, और नेचर के द्वारा कैसे होते हैं उसका मैकेनिज्म कैसा है वो बताने में वो असक्षम थे। विद द प्रोग्रेस ऑफ द जेनेटिक्स द सोर्सेस ऑफ वेरिएशन वर एक्सप्लेन्ड टू बी जीन्स, टू बी द जीन्स। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक्स का एवोल्यूशन प्रोग्रेस हुई, जिस तरीके से जेनेटिक्स की प्रोग्रेस हुई, जैसे कि मेंडल के द्वारा जेनेटिक्स के का प्रोग्रेशन हुआ, या फिर इनहेरिटेंस पैटर्न को जिस तरीके से मेंडल ने दर्शाया, उनकी स्टडी के बेस पर ये मैकेनिज़्म सोर्सेस ऑफ मैकेनिज़्म इसको स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है, और इसके बेसिस पर इनहेरिटेंस पैटर्न के बेसिस पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में, और किनके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, वो जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। ये हेल्प करते हैं डार्विन्स की थ्योरी में, जो कि वेरिएशंस को दर्शाते हैं या फिर वेरिएशंस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इस चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, जीन्स वेरी इन नेचुरल पॉपुलेशन। ये जीन्स नेचुरल पॉपुलेशन में डिफर करते हैं या वेरी करते हैं। ठीक है, नेचुरल
पॉपुलेशन में जो नेचुरली पॉपुलेशन अगर होती है उनमें हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट जीन्स जीन्स के पैटर्न को या डिफरेंट जीन्स को हम देख सकते हैं. द जेनेटिक वेरिएशंस एंड इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस. ओके, द जेनेटिक वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ये जो डिफरेंट जीन का जो occurrence है in each individual, that is because of the genetic variation. और ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है एंड दैट लीड्स टू द एवोल्यूशन. और वो एवोल्यूशन को लीड करता है. ओके, सो डार्विन्स थ्योरी वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. और इस तरीके से डार्विन की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई हो जाती है उसी के अनुसार एज पर द theory of the Mendel of inheritance pattern. ठीक है. Now these days the most accepted theory of evolution is the synthetic theory of evolution. अब आज के समय में तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली जो थ्योरी है वो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. जो सिंथेटिक थ्योरी है एवोल्यूशन की वो वाइडली एक्सेप्टेड है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है. इन विच द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड ऑन बोथ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सेलेक्शन. तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि किसी भी स्पीशीज का ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन दो बेसिस पर होता है. एक तो जेनेटिक वेरिएशन के बेसिस पर होता है और नेचुरल सेलेक्शन के बेसिस पर. कोई भी स्पीशीज नेचुरली नेचर के द्वारा सेलेक्ट की जाती है डिफरेंट चेंजेस के बेस पर और जेनेटिकल वेरिएशंस के बेसिस पर. उसके जीन्स में जो नेचुरली इनसाइड द बॉडी जो जीन्स के अंदर वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनके बेसिस पर एक डिफरेंट स्पीशीज़ का जन्म होता है, एवोल्यूशन होता है. और नेचर में कुछ जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बेसिस पर स्पीशीज़ एडॉप्ट कर लेती हैं चेंजेस को और अपने जो चेंजेस को जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रमोट करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं दूसरी अपनी प्रोजेनीज में. और धीरे धीरे ये चेंजेस एक्यूमुलेट होके डिफरेंट ट्रेट्स में तब्दील हो जाते हैं. ठीक है, और इस तरीके से एवोल्यूशन को जन्म मिलता है. ठीक है. सी द वेरिएशंस द इंडिविजुअल्स शो द वेरिएशंस सम ऑफर एन एडवांटेज. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स तो वेरिएशंस दिखाते हैं और जिनको ये एक ऑफर होता है एक एडवांटेज के तौर पर. ठीक है. देन नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन बेस्ट सूटेड आर फेवर्ड एंड सेलेक्टेड. अब नेचर क्या करती है कि जो बेस्ट सूटेड वेरिएशंस होते हैं, ऐसे वेरिएशंस जो कि बेस्ट सूटेड होते हैं, जो फेवरेबल होते हैं, वो तो एक्यूमुलेट कर दिए जाते हैं और पास ऑन हो जाते हैं और स्पीशीज उन चेंजेस में भी सर्वाइव करने में सक्षम होती है और उन चेंजेस को आगे की प्रोजेनी में कैरी फॉरवर्ड कर देती है और वो ट्रेड्स फॉरवर्ड हो जाते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन्स में. ठीक है, और इस तरीके से न्यू जनरेशन्स इवॉल्व हो जाती हैं और जो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे वो धीरे धीरे वैनिश हो जाते हैं और इस तरीके से न्यू स्पीशीज़ का जन्म हो जाता है. आप इस देखिए इस पूरे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये वाइट कलर के जो स्नेल्स हैं, फिर ये देखिए रेड जो शेल्ड स्नेल्स हैं, तो ये न्यू रेड शेल्ड स्नेल डेवलप हुआ. फिर ये चेंजेस आए एनवायरनमेंट में. ठीक है, नेचुरल नेचर ने सेलेक्ट किए जो चेंजेस आए, उन चेंजेस में ये रेड वाले दे वर एबल टू सर्वाइव और ये वाइट वाले ये
अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में असक्षम हो गए और धीरे धीरे ये वैनिश हो गए और ओनली रेड कलर के जो शेल्ड वाले ऑर्गेनिजम्स थे, नाउ दे बिकेम द सर्वाइवर।